हम अध्याय 2 विलयन पढ़ रहे हैं। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक और उसके अंतर्गत हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग और सीमाएं। आज हम देखते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जैसे ही बोला कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी हमारे दिमाग में फट से आना चाहिए कि ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस कोई ठोस पदार्थ है जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, उसको पानी में घोलना है। तो ये ठोसों की द्रवों में विलेयता यानी कि ठोस जो है द्रव में कैसे विलेय होता है। तो जब जो ठोस है, ठोस विलेय जो आपका जैसे शक्कर है या नमक है, जब इसको हम विलायक में कंटिन्यूसली मिलाते जाते हैं तो ये क्या होगा, घुलते जाएगा और घुलते जाएगा। घुलने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा। आप इसको घर में प्रयोग करके देखिए कि जब मम्मी से कहिए, मम्मी आपके लिए मैं शरबत बनाता हूँ और या बनाती हूँ, और आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें शक्कर को घोलिए या फिर नमक को घोलिए। पहले 1 चम्मच शक्कर डालिए, फिर दूसरा चम्मच शक्कर डालिए। तो मम्मी बोलेगी ये क्या कर रहा है बेटा, 1 गिलास पानी में इतना सारा शक्कर क्यों डाल रहा है। तो आप उसको 3-4 गिलास बना लेना, लेकिन आप इसको करके देखिए कि 1 गिलास पानी लिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाले, दूसरा चम्मच शक्कर डाले, 3 चम्मच डाले। एक स्थिति ऐसी आएगी कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगा। तो शक्कर घुलना बंद हुआ मतलब वहाँ पर क्या हो गया कि अब वो उसकी सांद्रता अब और आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ, जब शुरुआत से शुरू किए विलेय पदार्थ को विलायक में डालने के लिए, तो उसमें क्या हुआ, उसकी सांद्रता जो है बढ़ती जा रही है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब हमने विलेय पदार्थ को विलायक में डाला और उसकी सांद्रता बढ़ती गई, तो यह प्रक्रिया कहलाती है विलायकीकरण या डिसॉल्यूशन। अब एक समय बाद जैसे हमने कहा कि वो विलेय पदार्थ जो है पानी में घुलना बंद हो जाएगा, यानी विलयन में घुलना बंद हो जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो विलेय के कण हैं अब विलायक से अलग होने लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसका क्रिस्टलीकरण होने लग रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो जब विलेय पदार्थ उसमें और अधिक नहीं घुलेगा तो जो विलयन है, विलयन से वो हटने लगता है विलयन की सतह से, तब उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो जब वो और अधिक नहीं घुला, इसका मतलब क्या है, देखो विलायकीकरण और क्रिस्टलीकरण इन दोनों में संबंध है। जब विलायकीकरण की दर और क्रिस्टलीकरण की दर जब बराबर हो जाएगी, यानी कि गतिक साम्यावस्था आ जाएगा, तब उस समय अब विलेय पदार्थ विलायक में नहीं घुलेगा। संतृप्त विलयन, अब यहाँ पर संतृप्त विलयन, अब जो ये अवस्था प्राप्त हुई वो क्या है, संतृप्त विलयन। क्यों संतृप्त विलयन कह रहा है, क्योंकि हमने संतृप्त विलयन की परिभाषा पढ़ी है कि ऐसा विलयन जिसमें ताप और दाब की स्थिर अवस्था में और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है। तो एक स्थिर ताप हो गया, आप कमरे के ताप पर घोल रहे हैं तो कमरे के ताप पर ही वो विलयन बन रहा है। तो स्थिर ताप पर और दाब पर, दाब को भी स्थिर कर दिया गया है और विलेय पदार्थ को घोला जा रहा है। तो एक समय ऐसा होगा कि विलेय पदार्थ अब नहीं घुल रहा है, तो वो आपका क्या बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। तो इस प्रकार से हम ठोसों की द्रवों में विलेयता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की, ग्राम में ही विलेय पदार्थ को लेना है, जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सके। मतलब हमने ताप को भी स्थिर कर दिया है, यानी कमरे का ताप ले लिया और हम संतृप्त विलयन बना रहे हैं, क्योंकि ये जो बनेगा वो संतृप्त विलयन ही बनेगा। और विलायक 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिक मात्रा घोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। क्योंकि हम ठोस को पढ़ रहे हैं तो अभी ठोसों की द्रवों में विलेयता को देख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले
कारक। मतलब कल हमने पढ़ा था कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसी प्रकार से हम ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा आपको पता है कि जो क्रिस्टल में है, क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं या घन है, घन का जो कोने पर स्थित जो बिंदु होता है उसको जालक बिंदु कहते हैं और उसमें निहित ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। तो ये जालक ऊर्जा के बारे में देखेंगे। जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर और विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं कि ये ठोसों की द्रव में विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या है? यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो एक मोल क्रिस्टल को आयनों में पृथक करती है। यह ऊष्माशोषी क्रिया होती है। मतलब कि जो जालक ऊर्जा है, यदि हम एक मोल क्रिस्टल लेते हैं तो वो उसको आयनों में पृथक कर देती है। जैसे हम NaCl को ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, Na+Cl- में पृथक कर देगी। तो वो क्या कहलाएगा, उसकी ऊर्जा जो उसमें निहित है, तो ऊर्जा की ये मात्रा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। और ये कैसा होता है, क्योंकि ये ऊष्मा को शोषण कर रहा है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी से आप वाकिफ हैं। तो ऊष्माशोषी जो होता है ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो जालक ऊर्जा क्या होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब यदि यहाँ पर जालक ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है जलयोजन की ऊर्जा से, तो पहले हम जलयोजन ऊर्जा को समझते हैं तो हमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जलयोजन ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा जो पृथक आयनों के जलयोजित होने पर उत्पन्न होती है और जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि जो आयनित हुआ है क्रिस्टल, जो क्रिस्टल को आयनन किया गया है, अब ये जो पृथक आयन है वो क्या करेंगे, जल में समाहित हो जाएंगे। और जब जल में समाहित होंगे तो उसमें क्या होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसको क्या कहेंगे, जलयोजन ऊर्जा। तो अब इन दोनों में संबंध क्या है, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा में संबंध क्या है? यदि जालक ऊर्जा अधिक होगी और जलयोजन का ऊर्जा कम होगी तो वह पदार्थ कैसा होगा, अविलेय। लेकिन जालक ऊर्जा का मान यदि कम होता है, किससे, जलयोजन ऊर्जा से, मतलब जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए, तब वह पदार्थ कैसा होगा, विलेय होगा। तो ठोस की द्रव में विलेयता में जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट है ताप। ताप कैसे प्रभावित करता है ठोस की द्रव में विलेयता को? जो विलेय पदार्थ के घुलने की प्रक्रिया है वो ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, इस पर डिपेंड करता है। तो ली शादले के अनुसार, उन्होंने अपने नियम के अनुसार बताया कि यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो डेल H का मान नेगेटिव होगा और डेल H का मान नेगेटिव होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती। क्योंकि यहाँ पर हम ताप की बात कर रहे हैं, मतलब ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, स्थिर ताप पर तो हमने देख लिया कि जालक ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा के कारण से विलेय या पदार्थ अविलेय होता है। लेकिन जब ताप को बढ़ाया जाएगा, उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो डेल H यदि निगेटिव होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। उसके उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और भी दूसरे उदाहरण। लेकिन यदि इसकी विपरीत, यदि विलयन बनाने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हुई, मतलब डेल H कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। उदाहरण क्या है, जैसे हमारा NaCl ही है, तो ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। जब हम इसको और ताप बढ़ाते हैं और अधिक गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी विलेयता और बढ़ती जाती है। मतलब आप नमक डालते जाएंगे तो वो घुलते जाएगा, और नमक डालेंगे तो और घुलते जाएगा। इस तरीके से वो क्या होता है, घुलते जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ताप को बढ़ाते जाएंगे तो एक निश्चित ताप के बाद निश्चित ताप तक तो विलेयता बढ़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे घटने हो लगती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, जलयोजित। तो जलयोजित पदार्थ का उदाहरण है
ग्लोबल लवण या इसको बोला जाता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4 इंटू 10H2O। 10 के कारण यहाँ डेका बोला है और H2O के कारण इसको हाइड्रेट बोला है। तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ये जल योजित पदार्थ का उदाहरण है। तो निश्चित ताप के बाद विलेयता घटने का क्या कारण है? क्योंकि इसमें से क्या होगा, जो जल की मात्रा है उस जल की मात्रा वो जो है उसमें से बाहर निकलने लगेगी, क्रिस्टल से बाहर निकलने लगेगी। तो यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण होगा, मतलब निर्जल हो जाएगा, वो उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी तो निर्जल हो जाएगा। तो वह जो ताप है जिस पर वो निर्जली हो जाता है उसको बोलते हैं ठोस का संक्रमण ताप। तो जैसे उदाहरण हमने देखा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका जो संक्रमण ताप होता है, जो इसको ग्लोबल लवण भी कहा गया है, तो इसका संक्रमण ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दाब। अब ठोस पर हम यदि दबाव लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचिए। आप जो ठोस है, कोई भी ठोस को आप ले रहे हो, उस पर दबाव डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रयोगात्मक रूप से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो ठोस की द्रवों में विलेयता है उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसमें आपको बताया गया कि समान को समान घोलता है, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका अर्थ क्या है, समान को समान घोलता है, ये हमने कल भी पढ़ा था गैसों की द्रव में विलेयता में। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो ध्रुवी विलेय पदार्थ होंगे वो ध्रुवी विलायक में ही विलेय होंगे और जो अध्रुवी विलेय होंगे वो अध्रुवी विलायक में ही विलेय होंगे। जो ध्रुवी विलेय होंगे वो अध्रुवी विलायक में विलेय नहीं होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से विलेय तथा विलायक की प्रकृति में जो समान विलेय होगा वो समान विलायक में घुलेगा और जो ध्रुवी होंगे वो ध्रुवी विलायक में, जो अध्रुवी विलेय होंगे वो अध्रुवी विलायक में घुलेंगे। यहाँ पर हमने ये क्या कंप्लीट किए, ठोस की द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। देन नेक्स्ट पॉइंट है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है ठोस विलयन। ठोस विलयन यानी कहने से ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ ठोस है और तो वो विलयन कैसे हो जाएगा, ऐसा मन में आएगा। तो ठोस विलयन कहने से मतलब कि वो पहले जो ठोस होने से पहले वो विलयन फॉर्म में रहता है। तो जो दो या दो से अधिक ठोस अवयव होते हैं उसको एक निश्चित ढंग से मिलाया जाता है, तब वो बन जाता है ठोस विलयन। तो इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु, जिसमें आप तांबा हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये जो है इसके ठोस विलयन के अच्छे उदाहरण हैं। तो इसमें हम देखते हैं ठोस विलयन को जो है दो भागों में बांटा गया, एक प्रतिस्थापित ठोस विलयन और एक अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और अंतराकाशी ठोस विलयन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका उदाहरण है पीतल, कांसा, इस्पात और इसका उदाहरण है टंगस्टन कार्बाइड। यहाँ पर लिख लेंगे टंगस्टन कार्बाइड एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापित ठोस विलयन है, अब ये प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल जालक की संरचना है। क्रिस्टल जालक की संरचना को हम गोले के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर जो खाली गोला है इसको विलायक, जो विलायक के कण है उसको खाली गोले से, और जो भरा गोला है वो विलेय से दर्शाया गया। और आपको ऐसा आवश्यक नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पर गोला लगाया, गोले को भरा है तो वैसे ही आप भी भरें। आप कहीं भी भर सकते हैं गोले को, लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि कम मात्रा में उसको फिल करना है, क्योंकि कम मात्रा में यदि फिल नहीं करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये विलायक में विलेय वाली जो बात है वो फिर गलत हो जाएगी। इसलिए जो क्रिस्टल जालक है उसमें विलायक अधिक है और विलेय के कण कुछ कम है। तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन में क्या होता है, जो एक प्रकार का ठोस है
यानी विलायक है उससे प्रतिस्थापित शब्द से क्या समझ में आता है कि जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है। तो जो विलायक है, विलायक को कण को विलेय के कण प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ऐसा किसमें होता है? पीतल, कांसा, इस्पात में। और जो अंतराकाशी ठोस विलयन है, इसमें यहाँ पर विलायक को खाले गोले से और विलेय कण को छोटे गोले से दर्शाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अंतराकाशी ठोस विलयन बोल रहा है, मतलब अंतराकाशी यानी जो रिक्त स्थान होता है। तो जो विलायक के कण हैं, इसमें क्या होता है? विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि जो विलायक के कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उसमें ये उनके बीच रिक्त स्थानों में ये समाहित हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अंतराकाशी ठोस विलयन। तो इसका उदाहरण है टंगस्टन कार्बाइड। ये बहुत अच्छा उदाहरण है अंतराकाशी ठोस विलयन का। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है ये परमाणु फलक केंद्रित घनी जालक के रूप में होता है। हमने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा है कि फलक केंद्रित घनी जालक यानी जिनके फलक के केंद्र पर भी, जो उसके घन के कोने पर तो अवयवी कण रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण रहते हैं। तो यह फलक केंद्रित घनी जालक होता है और उनके बीच में जो अष्टफल की अंतराकाशी रिक्ति होती है, उसमें जो कार्बन के परमाणु हैं वो स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए ये टंगस्टन है और ये जो उनके रिक्त स्थान है उसमें कार्बन के कण समाहित हो गए। तो इस प्रकार से ये अंतराकाशी ठोस विलयन को दर्शाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। तो विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म को समझने से पहले हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। तो इसमें है द्रवी विलयनों का वाष्पदाब। अब द्रवी विलयनों का वाष्पदाब, नाम से पता चल रहा है द्रवी विलयनों का मतलब द्रव विलयन। द्रव विलयन वो कहने से क्या मतलब है कि जो द्रवी विलयन होगा उसमें हमने, जैसे मान लीजिए कि हमने शक्कर का घोल तैयार किया, तो शक्कर के घोल में तो ठोस ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए हम दूध ले रहे हैं, तो दूध है और पानी है, दूध और पानी दोनों द्रव है, तो हमने दोनों द्रवों को मिला दिया, तो ये क्या बन गया? द्रव विलयन। अब इसमें जो है कुछ और पदार्थ को मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए शहद मिला दिए, तो क्या हो गया? 3 घटक हो गए। लेकिन हमको अपने अध्याय में द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करना है, मतलब कि जो 2 ही घटक हो, उसमें द्रव की बात हुई है, मतलब जैसे हमने दूध और पानी की बात की है। यदि ठोस और द्रव की बात करते हैं तो जो ठोस होगा एक ठोस और एक द्रव, यानी कि विलेय जो है वो ठोस रहेगा और विलायक जो है द्रव रहेगा। तो द्रवी विलयनों के वाष्पदाब को समझने के लिए हमको द्विअंगी विलयनों का प्रयोग करना है। और इस विलयन में 2 अवयव, एक तो द्रवों का द्रवों में विलयन फर्स्ट, और सेकंड ठोसों का द्रवों में विलयन। इनका मेन पॉइंट क्या है? वाष्पदाब। ये वाष्पदाब क्या है? वेपर प्रेशर जिसको कहा जाता है। तो वाष्पदाब यानी नाम से पता चल रहा है वाष्प द्वारा लगाया जाने वाला दबाव। अब ये वाष्प कैसे उत्पन्न होगा? जैसे कि हम देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है, तब हम विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर वाष्पदाब को समझेंगे कि जो वाष्पदाब होता है, यहाँ पर एक बीकर में पानी लिया गया है, अभी टेम्परेचर का कोई इसमें बात नहीं हो रही है, सामान्य। तो जैसे यहाँ पर आपने शुद्ध विलायक लिया, मतलब पानी लिया है, तो इसकी सतह पर क्या होगा? यहाँ पर पानी के ही अणु हैं, और जो वाष्प बनेगी वो पानी का ही वाष्प बनेगा, क्योंकि इसमें हमने किसी भी पदार्थ को नहीं मिलाया है। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक द्वारा वाष्पदाब को शो किया जा रहा है। आप घर में भी आप कर सकते हैं इसको कि ग्लास में पानी ले लिए और उसको किसी बर्तन से ढक दिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका वाष्प जो है अधिक होगा। अब इस वाष्प के द्वारा क्या होगा? एक इसकी सतह पर एक दबाव लगाया जाएगा, जो विलयन है, विलयन की सतह पर दबाव लगाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अब यहाँ पर
जो विलयन के कण है तो इसका वाष्पन क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्पन अधिक होता है। उसका वाष्पन अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सतह है इस पर शुद्ध विलायक के अणु हैं। ठीक, सेकंड इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विलयन का प्रयोग किया। विलयन का प्रयोग यानी कि यहाँ पर विलायक भी है और विलेय पदार्थ भी मिलेंगे। अच्छा, विलेय पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जो वाष्पशील भी होंगे और अवाष्पशील भी हो सकते हैं। वाष्पशील होंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, मगर शुद्ध विलायक से उसका वाष्प दाब कम ही होगा। वाष्प दाब होगा लेकिन शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होगा। और यदि अवाष्पशील पदार्थ हैं तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा और जो वाष्पशील विलेय पदार्थ की अपेक्षा उसका वाष्प दाब और अधिक कम होगा। तो यहाँ पर हम सामान्य देख रहे हैं कि ये वाष्पशील है, तो यहाँ पर ये जो आपके पानी के कण, हमने विलायक भी लिया है तो जो विलायक है विलायक के कण तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ में जो वाष्पशील विलेय है वो उसके कण भी रहेंगे, लेकिन इसका वाष्प अब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जो वाष्प है ये कम बन रही है। देखो इसमें जो है अधिक वाष्प बनी है लेकिन इसमें जो है कम वाष्प बनी है और इसके द्वारा लगाया गया दबाव भी कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, विलायक के कण के साथ में विलेय के कण भी सम्मिलित हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब अधिक, उसका वाष्पन अधिक और उसका वाष्प दाब अधिक, लेकिन जो विलयन होता है यदि पदार्थ वाष्पशील होगा तो भी और अवाष्पशील होगा तो भी शुद्ध विलायक की अपेक्षा इसका वाष्प दाब कम होगा। इसके बाद है द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, विलायकों की प्रकृति। यदि विलायक की प्रकृति कह रहा है उससे क्या मतलब है कि यदि अणुओं के मध्य में दुर्बल अंतराणुविक बल उपस्थित होगा तो वाष्प दाब का मान अधिक, और यदि प्रबल अंतराणु बल उपस्थित होएगा तो वाष्प दाब कम। यानी कि जो अंतराणु बल मतलब जो अणुओं को बांधने के लिए बंद रखा गया है, यदि वो दुर्बल होगा तो वो आसानी से टूट सकता है, और आसानी से टूटेगा तो वाष्प अधिक होगी, और वाष्प अधिक होगी तो वाष्प के द्वारा सतह पर अधिक दबाव लगाया रहेगा तो इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा। और लेकिन प्रबल अंतराणु बल होगा तो प्रबल होने के कारण वो एक दूसरे को तोड़ने में असमर्थ रहेंगे और वाष्पन की क्रिया कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ताप। अब जैसे ही हम इसको ताप देंगे तो ताप देने पर क्या होगा कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब इसके अणु क्या होंगे, जो है गति करने लगेंगे तो उसका वाष्पन जो है अधिक होने लगेगा। नेक्स्ट यानी कि वाष्प दाब क्या होगा, यदि टेम्परेचर दिया जाएगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम यदि ऐसा चित्र बनाएं तो इसमें हम इसको अवाष्पशील पदार्थ है, यहाँ पर हमने ऐसा ले लिया पानी और इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ हैं। तो अवाष्पशील मतलब क्या हो गया, जो विलेय कण है वो अवाष्पशील है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसको ढक देंगे तो ढकने पर ये क्या होगा, इसका वाष्पन तो होगा लेकिन इसमें क्या होगा, जो जल के कण है जो विलायक के रूप में है केवल उसी का वाष्पन होगा, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है मतलब इसकी वाष्पन की क्रिया होगी नहीं, विलेय पदार्थ की, विलायक की होगी लेकिन विलेय की नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देखा द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे और वीडियो को नहीं समझ में आता तो और बार बार देखेंगे ताकि हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।